लेट्स स्टार्ट विथ ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम में क्या होता है? मेनली ब्रीथिंग होती है एक्सचेंज ऑफ गैस। जैसे मान लो रेस्पिरेशन जब सेल के अंदर होती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलिसिस में, तो क्या होता है CO2 और H2O रिलीज होती है। तो सेल से जो बाहर जाएगी वो CO2 है, और जो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होगी, वो बाहर से आती है। तो जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं बाहर से एनवायरनमेंट से, और वो ब्लड के थ्रू सेल को पास करते हैं, जिससे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है सेल में। तो जो CO2 और O2 है, CO2 रिलीज हो रही है वो बाहर जाएगी लंग से, और जो O2 है अंदर आएगी, तो उसके क्या कहते हैं अपन? ब्रीथिंग। तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन क्या यूटिलाइज होती है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और एनर्जी होती है इसके लिए रिक्वायर हो, एनर्जी अपने को मेनली इससे बनती है। और CO2 होती है विच इज हार्मोन आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक। तो ग्लूकोज टूटता है तो CO2 रिलीज होती है और O2 यूटिलाइज होती है। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। तो O2 को प्रोवाइड करना पड़ता है, और CO2 को जो प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालना होता है, रिलीज आउट करना होता है। तो CO2 और O2 में इसको एक दूसरे को एक्सचेंज करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है? लंग्स होते हैं जो ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। तो प्रोसेस के एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2, तो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का एनवायरनमेंट से, उसे कहते हैं ब्रीथिंग। और वैसे तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग अलग टर्म होती है। रेस्पिरेशन मेनली सेल के अंदर होती है, जो जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, तो मेनली ब्रीथिंग वर्ड यूज करते हैं। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में लंग्स होते हैं, और ये क्या होता है? मेनली ब्रीथिंग होता है मैकेनिक ऑफ ब्रीथिंग अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन द हैबिटेट और द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अर्थवॉर्म है, उसमें क्या होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। और कई इंसेक्ट में क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब होती है टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर विद इन द बॉडी। तो अर्थवॉर्म में क्यूटिकल लेयर होती है। तो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग होएगा। और कईयों में गिल्स होती है, जैसे कि स्पेशल वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय एक्वेटिक अर्थपोड एंड मोलस्क, वेयर एज वेस्कुलर बैग लाइक कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। तो कईयों में लंग होते हैं, कईयों में गिल्स होती है, कईयों में क्यूटिकल मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में अलग अलग होता है। वर्टिब्रेट जैसे फिश है, उसमें क्या होता है? गिल्स होता है। और रेप्टाइल बर्ड और मैमल में क्या होता है? लंग्स होते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग में क्या होता है? मोस्ट स्किन भी होती है। मैमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी। तो मैमल से सबसे अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। फिश को अगर बाहर निकालते हैं तो वो इसलिए मर जाती है क्योंकि इनएबिलिटी टू रिस्पायर। तो मेनली फिश पानी के अंदर अपने गिल से करती है रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। नेरिस में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू पैरापोडिया। तो नेरिस में होता है पैरापोडिया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? मेनली मेनली सिस्टम में आता है लंग्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ड्राइव फ्रॉम एंडोडर्म। तो ये मेनली जर्म लेयर होती है एंडोडर्म, उससे अराइज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स। तो पाथवे ऑफ द एयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पाथवे क्या होता है? रेस्पिरेटरी नोज से शुरू होता है, नोज से एयर आएगी, उसके बाद रेस्पिरेटरी पैसेज से कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगी। तो इसमें क्या होता है? ब्रोंकाई होंगे, इनिशियल ब्रोंकियोल होंगे, टर्मिनल ब्रोंकियोल होंगे, एल्वोलाई होंगे, और डक्ट ऑफ एल्वोलाई और एल्वोलाई होंगे। इससे मेनली क्या होता है? अपने पास नेजल म्यूकोजा आएगा, या फिर ओरल कैविटी होएगी, ओरल म्यूकोजा, यहाँ से एयर पास होएगी। एयर कहाँ पे जाएगी? फिर एयर जाएगी लैरिंग, जो फेरिंग्स होएगा मेनली नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, वहाँ पे जाएगी। उसके बाद ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन और थायराइड कार्टिलेज, ये सब क्या है? लैरिंग्स के पार्ट है। तो ये सारे फिर कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में जाएगी। उसके बाद कहाँ जाएगी? ये ट्रेकिया में जाएगी। तो येलो पार्ट ये ट्रेकिया है। तो जो लंग होता है मेनली, ट्रेकिया के बाद क्या आएगा? ये दो में डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया। वो क्या बनाएगा? मेन, ये बनाएगा मेन ब्रोंकस, राइट और लेफ्ट। तो ये दो तरह के ब्रोंकस ट्रेकिया बनाता है। लेफ्ट में लेफ्ट लंग की तरफ जाएगा ब्रोंकस, और राइट वाला राइट की तरफ जाएगा। तो मेनली ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, नेजल वाला नेजोफेरिंग्स में जाएगा, ओरल कैविटी से ओरोफेरिंग्स में जाएगा, उस लैरिंगोफेरिंग्स में जाएगा। उसके बाद जो लैरिंग्स है उसके जो पार्ट है थायराइड हायो मेम्ब्रेन ये सब, तो ये मेनली मेनली जो फेरिंग्स है उसके बाद लैरिंग्स पे आएगा। लैरिंग्स से कहाँ जाएगा? ये ट्रेकिया में। तो थायराइड कार्टिलेज हो गया, थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये सब क्या लैरिंग्स के पार्ट होते हैं। ये फिर ट्रेकिया में जाएगा, और ट्रेकिया डिवाइड करेगा, ट्रेकिया डिवाइड करेगा मेन ब्रोंकस राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में, और ये लंग में ब्रोंक्यूल बन जाएंगे। अगर अपन लंग्स को हटा के देखेंगे तो
तो अब जैसे मान लो लंग को हटा के देखा तो ये जो मेन ब्रोंकस है, ये जो मेन ब्रोंकस है ये आगे क्या बना रहे हैं, ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस। तो ये मेनली आगे मेन ब्रोंकस डिवाइड कर जाता है। तो ये सारा एक प्रोसेस चलता है रेस्पिरेटरी ओरल कैविटी से शुरू होके पहले जाएगा फेरिंग्स में, फिर जाएगा लैरिंग्स में, उसके बाद ट्रेकिया में, और वो ब्रोंकस के थ्रू इनिशियल ब्रोंकल बनाएगा, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाएगा, फिर एल्वियोलाई में जाएगा। तो ह्यूमन हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। तो अपने पास क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है और इट लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल प्रोसेस। के बाद वो नोज में जाएगी, नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू द नेजोफेरिंक्स। तो नेजल से कहाँ जाएगी, नेजोफेरिंक्स में, विच इज द पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स का ही पार्ट होता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो ये जो फेरिंग्स होता है वो कॉमन पोर्शन होता है फूड और एयर का। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू द ग्लोटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया। तो ये मेनली क्या होती है, नेजोफेरिंग्स ये क्या करती है, लैरिंग्स के थ्रू फिर ट्रेकिया में खुल जाती है। तो ये सबसे पहले अपने नोज से आई, नेजोफेरिंग्स में आई, उसके बाद एपिग्लोटिस लैरिंग्स का पार्ट होता है, फिर ये लैरिंग्स में आएगी, लैरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया है पूरा, ये ट्रेकिया में जाएगी। ये जो ट्रेकिया है उसके बाद वो क्या बनाएंगे, ब्रोंकस बनाएंगे, ब्रोंकस से क्या होंगे, आगे पार्ट होते जाएंगे, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल बन जाएंगे, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन के एल्वियोलर डक्ट बन जाएगी, और ये एल्वियोलाई छोटी छोटी जो गोल गोल स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई है। तो जो एल्वियोलाई होती है आखिरी में एयर यहाँ पे आ जाती है एल्वियोलाई में। तो मेनली ये एक पूरा पाथवे होता है। ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेकिया। तो जो ट्रेकिया के ऊपर जो पार्ट होता है वो होता है लैरिंग्स। और ट्रेकिया इज ए कार्टिलेजियस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड हैज कॉल्ड साउंड बॉक्स। तो मेनली जो अपनी साउंड प्रोवाइड होती है वो किससे होती है, ये मेनली होती है लैरिंग्स से। ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लोटिस कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। इसमें मेनली क्या होता है, जो एपिग्लोटिस पार्ट होता है यहाँ पे, जब खाना अपना जाता है मेनली, तो खाना कहाँ से जाएगा, तो मेनली जब खाना जाएगा तो क्या होता है, ये जो एपिग्लोटिस होता है ये क्लोज कर देता है लैरिंग्स को। तो ये लैरिंग्स को क्लोज करने की वजह से जो खाना जाता है वो पीछे से चला जाता है इसोफेगस से। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये मेनली क्लोज कर देता है लैरिंग्स को। तो एपिग्लोटिस मेनली एक फ्लैप की तरह होता है जो लैरिंग्स के ऊपर होता है। जैसे मान लो ये क्या है, लैरिंग्स है, ट्यूब स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब स्ट्रक्चर है, तो एपिग्लोटिस ऐसे होएगा, और जब ये खाना अंदर जाएगा तो ये लैरिंग्स को क्लोज कर देगा एपिग्लोटिस। तो ये फ्लैप की तरह होता है एपिग्लोटिस। और जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की, जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की, उसे क्या कहते हैं, ग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस जो ओपनिंग होता है ग्लोटिस की वो बंद कर देगा लैरिंग्स की। जो वॉल ऑफ द लैरिंग्स होती है वो 9 कार्टिलेज की बनी होती है। 3 कार्टिलेज होते हैं जो अनपेड होते हैं। टोटल 9 में से 3 तो अनपेड होंगे, 3 पेड होंगे, मतलब जो पेड हैं वो टोटल हो गए 6 और 3 हो गए अनपेड। जो इसका निमोनिक है वो क्या है, ACC। ACC में क्या, पेड याद रखना, यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट और एरिटेनॉइड। और जो अनपेड होते हैं वो थायराइड, एपिग्लोटिस, और एक तो मैंने कार्टिलेज ये वाला बताया जो अनपेड है, एपिग्लोटिस। और कौन से होते हैं इसके जो अनपेड होते हैं, थायराइड और क्रिकोइड। तो इसके पार्ट होते हैं मेनली, जो थायराइड कार्टिलेज है वो अनपेड होएगा, इसके ऊपर जो एपिग्लोटिस होएगा वो अनपेड होएगा, और एक यहाँ पे क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। ये तीनों अनपेड होते हैं, थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस। तो जो अपना ये मेनली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो अगर अपन कुछ स्वेलो करते हैं तो ये मूव करता है स्ट्रक्चर। तो ये मेनली यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये थायराइड कार्टिलेज होता है। थायराइड कार्टिलेज जो मेल में होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसे कहते हैं एडम्स एप्पल। तो थायराइड कार्टिलेज मेल में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो फील कर सकते हैं थायराइड कार्टिलेज। तो इसमें मेनली 6 कार्टिलेज होते हैं, 9 कार्टिलेज होते हैं, 3 अनपेड होते हैं और 3 पेड होंगे। तो जो 3 पेड होंगे वो छोटे छोटे होते हैं, आर्टिनेट, यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। Thyroid cartilage is largest cartilage of the larynx. The mid-ventral projection of the thyroid cartilage form Adam's apple और उसे कहते हैं laryngeal prominence। तो laryngeal prominence कौन होता है, thyroid cartilage बनाता है। Larynx contains vocal cord which are sound producing elastic fiber।
तो मेनली दो लैरिंग्स क्या होती है, एक फ्लैप की तरह छोटे छोटे लैरिंग्स ल्यूमन के अंदर ही होते हैं, और वो क्या करते हैं, मेनली वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और जो साउंड प्रोड्यूस इन वुमेन चिल्ड्रन वॉइस इज हाई पिच्ड, इन मैन वॉइस इज लो पिच। तो याद रखना कि मैन की जो वॉइस होती है लो पिच होती है, और जो जितनी ज़्यादा तिखी होती है, हाई पिच्ड होती है, वो वुमेन में होती है और बच्चों में होती है। ट्रेकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। तो ट्रेकिया को कहते हैं अपन, ये जो ट्रेकिया पूरा पार्ट है ये विंड पाइप है, और ये जो लैरिंग्स है ये मेनली क्या है, साउंड बॉक्स। इसमें क्या होता है, ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई। ट्रेकिया में दो में डिवाइड होता था, राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस, उसके बाद क्या बनाते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल बनेगा, और एंडिंग अप इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, आखिरी में क्या बन जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और वो एल्वियोलर डक्ट में खुलेगा। ब्रोंक्यूल आर द नैरो ट्यूब्स, द ट्रेकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर द सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेज। तो ये सारे जो ब्रोंकाई होते हैं इनके सराउंडिंग में एक रिंग होती है छोटी छोटी, जो सराउंड करती है इनको। तो ये जो छोटी छोटी रिंग होती है, ये जो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर है, पाइप है, तो इनमें एक रिंग होएगी ऐसे। तो ये क्या होती है, सब में होएगी, ट्रेकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और इनिशियल ब्रोंकल तक होएगी कार्टिलेजन रिंग। ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजन रिंग मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। तो मेनली जो रिंग होती है कार्टिलेज, वो किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी होती है ट्रेकिया में। द कार्टिलेजेस रिंग आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली एंड प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रेकिया। तो मेनली क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है कार्टिलेज रिंग। ये जो रिंग होती है यहाँ पे, ये क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। जब पीछे से देखेंगे तो पीछे रिंग नहीं होएगी। तो ये मेनली क्या होती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया में आगे तो रिंग है पर पीछे देखेंगे तो पीछे रिंग नहीं होती, तो ये इनकम्प्लीट होती है। ट्रेकिया ऑफ कॉकरोच आल्सो हैव नॉन कोलैप्सेबल वॉल। तो कॉकरोच की ट्रेकिया में भी नॉन कोलैप्सेबल होती है, कोलैप्स नहीं करती है, मतलब पिचकती नहीं है। ट्रेकिया इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। जब अपन ने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में, उसमें भी देखा था ट्रेकिया किसका बना था, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। मतलब कोल्यूमनरी जो मेनली क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो कैसा लगता है अपने को, सूडो स्ट्रेटिफाइड जो लगता है, उसमें सिलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम होते हैं। इसमें क्या होता है, ये म्यूकस सिक्रेटिंग गोबलेट सेल भी होंगे, और ये क्या होगा, म्यूकस सिक्रेट करेंगे। और इन ह्यूमन लेफ्ट लंग हैज 2 लोब, राइट लंग हैज 3 लोब्स। तो याद रखना, लेफ्ट लंग में तो 2 लोब होते हैं और राइट में 3 लोब होते हैं। अब जो लंग है, ये वाला राइट है, ये वाला राइट लंग है, इसका जो सुपीरियर लोब है, ये राइट सुपीरियर लोब है, येलो पार्ट, और ये राइट का मिडल लोब है। तो इन्फीरियर लोब कहाँ पर है, ये पीछे होता है। ये जो राइट का 3 लोब है, इन्फीरियर लोब, मिडल लोब और सुपीरियर लोब। लेफ्ट के क्या होते हैं, 2 लोब, लेफ्ट सुपीरियर लोब और लेफ्ट इन्फीरियर लोब। तो एक्स्ट्रा क्या होता है, मिडल लोब होता है, वो किस में होता है, राइट में होता है, और जो पीछे की तरफ होता है इन्फीरियर लोब होएगा। तो मिडल लोब होएगा और सुपीरियर होएगा, लेफ्ट में कहेगा सुपीरियर और इन्फीरियर होएगा। तो राइट में एक एक्स्ट्रा लोब होएगा। तो लेफ्ट लंग है 2 लोब, सुपीरियर इन्फीरियर, राइट हैज 3 लोब्स। इन रैबिट लेफ्ट लंग हैज 2 लोब एंड राइट लंग हैज 4। रैबिट में एक एक्स्ट्रा लोब होएगा राइट लंग में। Each terminal bronchiole give rise to number of very thin irregular wall vasculoid bag like structure का alveoli। तो बाद में जो ब्रोंक्यूल होते हैं ये धीरे 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 क्या बनाते हैं, एल्वेलाई बनाते हैं। बिल्कुल आखिरी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्वेलाई। एल्वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ गैसियस डिफ्यूज। जो मेनली गैस डिफ्यूज करते लंग से ब्लड में जाएगी, उसके लिए सरफेस एरिया कौन बढ़ाता है, एल्वेलाई बढ़ाएंगे। एल्वेलाई प्रोवाइड एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर वेंटिलेशन फॉर लिटल रेजिडुअल एयर। तो मेनली क्या होता है, ये वेंटिलेशन जो होती है अपने को एक्सचेंज करता है गैस ब्लड के साथ, वो सबसे बढ़िया होती है लेफ्ट एल्वेलाई से पास होने में। ह्यूमन हैव 2 लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। तो लंग में मेनली क्या होता है, इनके सराउंडिंग में, लंग के सराउंडिंग में एक लेयर होती है, ये वाली प्लूरा, उसे कहते हैं प्लूरा, और 2 प्लूरल लेयर के बीच में थोड़ा सा फ्लूइड होएगा, उसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल मेम्ब्रेन ये येलो वाली है, जो येलो स्ट्रक्चर है, येलो वाला ये प्लूरल है, और जो 2 मेम्ब्रेन है ये, और इसके बीच में क्या है, येलो येलो, ये है प्लूरल फ्लूइड है।
इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग। तो प्लूरल क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है सरफेस की। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं पाराइटल प्लूरा, इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। तो जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं पाराइटल प्लूरा, वो थोरेसिक जो लेयर होती है उसके वॉल के टच में होती है। और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है विस्लर प्लूरा, वो होती है लंग्स के कंटेक्ट में। तो जो अंदर वाली होती है, ये अंदर वाली जो है वो लंग्स के कंटेक्ट में आएगी, जो बाहर वाली वो बाहर थोरेसिक के कंटेक्ट में आएगी। तो एक होती है पैराइटल बाहर वाली, अंदर वाली होती है विस्रल। जो डिप्स स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं लंग को, और जो सरफेक्टेंट होते हैं वो सरफेस टेंशन डिक्रीज करते हैं फ्लूइड की। जो लाइनिंग होती है एल्वेलाई की, उसमें क्या होता है, सरफेक्टेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो सरफेस टेंशन है उसको कम करते हैं। द पार्ट starting with the external nostril up to the terminal bronchial contribute the conducting part, whereas the alveoli and their duct form the respiratory or exchange part। तो क्या होता है, जो यहाँ से लेके और ये ब्रोंक्यूल तक का पार्ट है, लैरिंग्स, ट्रेकिया, मेन ब्रोंकस, राइट मेन ब्रोंक्यूल, लेफ्ट मेन ब्रोंकस क्या ब्रोंक्यूल, और ये सब क्या बनाते हैं, ये एक्सचेंज कंडक्टिंग पार्ट बनाते हैं। एक्सचेंज कौन करता है, मेनली एल्वेलाई वाला पार्ट। तो रेस्पिरेटरी पार्ट और जो मेनली कौन सा होता है, वो करता है एल्वेलाई और उसका डक्ट्स। तो एल्वेलाई और डक्ट्स वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द कंडक्टिव पाथवे बट नॉट अवेलेबल फॉर द गैस एक्सचेंज इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो जो एयर, कुछ एयर ट्रेकिया में रह जाती है या फिर आगे मेन ब्रोंकस ब्रोंक्यूल में रह जाती है, वो एल्वेलाई तक नहीं पहुंचती, उसे कहते हैं अपन डेड स्पेस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज डेड स्पेस। डेड स्पेस इज हाईएस्ट इन यंग मैन, देन ओल्ड मैन और वुमेन। डेड स्पेस एयर इन मैन इज 150 ml। तो डेड स्पेस की जो वॉल्यूम होती है वो होती है 150 ml। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। तो मेनली जो कंडक्टिव पार्ट होता है, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकस, ये क्या करता है, एल्वेलाई को सप्लाई करता है एयर, क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइज। और भी फंक्शन होता है कंडक्टिव पार्ट के, जैसे फॉरेन पार्टिकल है कोई, उसको क्लियर कर देता है, ह्यूमिडिफाई करता है। आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो बाहर की जो एयर होती है उसको बॉडी टेम्परेचर में लेके आता है। अब लंग के बारे में देखते हैं, लंग कहाँ पे सिचुएटेड है, वो थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। तो थोरेसिक कैविटी कौन बनाता है, आगे की तरफ कौन होएगा, रिब्स होएंगे, आगे की तरफ होएगा रिब्स होएंगे, पीछे क्या होएगा, वर्टिब्रा आएगा। पीछे वाले पार्ट को कहते हैं डोर्सल, आगे वाले को वेंट्रल कहते हैं। आगे स्टर्नम होएगा और क्या होएगा, मेनली रिब्स होएंगी। पीछे क्या होएगा, जो डोर्सल पार्ट है वहाँ आएगा वर्टिब्रा, साइड में लेटरली भी रिब्स होएगी। तो ये जो सारा सराउंडिंग क्या बनाता है, थोरेसिक कैविटी बनाता है। तो मेनली जो ब्रीथिंग होती है वो ऐसे होती है कि डायफ्राम मूव करता है नीचे से ऊपर। तो ये डायफ्राम मूव करता है तो लंग भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, और ये जब बाहर एयर जानी होती है तो डायफ्राम ऊपर जाएगा। तो डायफ्राम जब ऊपर जाएगा तो ये श्रिंक हो गए, लंग श्रिंक हो गए, बाहर एयर निकालेंगे। जब एयर अंदर इंस्पायर करेगा तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, डायफ्राम नीचे चला जाएगा तो लंग एक्सपेंड हो जाएंगे। तो जब मान लो डायफ्राम नीचे जाएगा तो क्या होता है, लंग एक्सपेंड हो जाते हैं, और डायफ्राम ऊपर जाएगा तो लंग श्रिंक होके बाहर चले जाते। इंस्पायर में करके डायफ्राम नीचे आएगा। अब जो इसकी कैविटी होती है मेनली, वो क्या होती है, रिप्स से होती है। रिप्स होगी यहाँ पे, ये सारी रिप्स है, ये लेटरली साइड में रिप्स होगी, ये सारी रिप्स है। और ये स्टर्नम होएगा आगे की तरफ, पीछे की तरफ वर्टिब्रा आएंगे, ये सारे वर्टिब्रा हैं। तो ये सारे इंक्लोज पूरी कैविटी बना देते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो मेनली लंग किससे इंक्लोज होता है, मेनली ये होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो इसमें लंग के जैसे सराउंडिंग एरिया के रिब्स हो गया साइड में, और आगे की स्टर्नम हो गया जिसको कहते हैं वेंट्रल साइड, पीछे की तरफ वर्टिब्रा हो गया जिसे कहते हैं डोर्सल साइड, और क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम, नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम। तो लंग आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर होता है। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम आएंगे, वेंट्रली, वेंट्रली मतलब आगे की तरफ स्टर्नम होएगा, लिटरली क्या होएगा, रिब्स होएंगे, लोअर साइड में क्या होगा, डोम शेप डायफ्राम। तो नीचे की तरफ होएगा डोम शेप डायफ्राम।
डायफ्राम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल सेपरेटिंग द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो डायफ्राम मेनली क्या करता है, जो आगे ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी और नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी, उनको डिवाइड करता है डायफ्राम। डायफ्राम हेल्प इन रेस्पिरेशन इन मैमल्स। जो एनाटॉमिकल सेटअप होता है लंग का इन थोरेक्स इज सच ए वे दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग। तो जो भी थोरेसिक कैविटी में डायफ्राम के जैसे ऊपर नीचे होते हैं, जो रिब्स आगे पीछे जाती है, उसके बाद थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम चेंज होती है, वो लंग्स पे भी वो अफेक्ट डालेगी, जिसके कारण लंग इंस्पायर और एक्सपायर करेंगे, एक्सपेंड होंगे और श्रिंक करेंगे। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रीथिंग के लिए, जो डायफ्राम का हेल्प होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इन्वॉल्व टू स्टेज, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन एंड एक्सपिरेशन बाय विच एल्वेलर एयर इज रिलीज आउट। तो इंस्पायर में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, एक्सपायर में क्या होगा, बाहर जाएगी। तो एक्सपिरेशन बाय विच एल्वेलर एयर इज रिलीज आउट। तो मेनली जो एल्वेलाई की जो एयर होती है वो बाहर जाती है एक्सपायरेशन में। इन नॉर्मल ब्रीथिंग इंस्पिरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस बाय एक्सपिरेशन इज द पैसिव। तो ये याद रखना, नॉर्मल ब्रीथिंग में इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब कि इसमें एनर्जी की रिक्वायर होती है। एक्सपिरेशन में क्या होता है, ये अपने आप चला जाता है। जैसे मान लो डायफ्राम अगर नीचे आ रहा है तो वो तो एक्टिव प्रोसेस से आ रहा है, जब वो ऊपर जाएगा अपने रेस्टिंग स्टेज में जाएगा तो वो पैसिव प्रोसेस होएगा, एक्सपिरेशन। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग एटमॉस्फेयर। तभी तो जैसे मान लो डायफ्राम अपने नीचे जाता है तो क्या होता है, लंग्स में प्रेशर कम हो जाता है, तो बाहर से जो एयर होती है वो अंदर आ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं रेस्पिरेशन के? जो ब्रीथिंग होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज लीड आउट। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आते हैं, CO2 बाहर जाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, CO2 और O2 क्या होते हैं, एल्वेलर मेम्ब्रेन, जो एल्वेलाई है अब क्या आएगी, उसके पार जाएगी। जो CO2 है, एल्वेलाई है, उससे ही बाहर जाएगी, एल्वेलाई मेम्ब्रेन से ही बाहर जाएगी ब्लड। उसके बाद होएगा वो ब्लड में जाएगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 CO2 बिटवीन द लंग बोर्ड ब्लड एंड टिश्यू। वो ब्लड कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन CO2 लेके टिश्यू में जाएगा। यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन, फिर सेल के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, O2 रिलीज होगी, और वो सारा रेस्पिरेटरी अपन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो सारा चैप्टर अलग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इंस्पिरेशन कब होगी, जब लंग के अंदर इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होएगा। देर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक। तो अंदर वाला प्रेशर नेगेटिव होएगा, जिसके कारण बाहर से अंदर लंग के अंदर एयर आएगी। सिमिलरली एक्सपिरेशन भी क्या आएगा, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होएगा हाइयर, इसमें क्या आएगा, जो अंदर का प्रेशर वो ज़्यादा होएगा, जिसके कारण बाहर जाएगी एयर। द डायफ्राम एंड स्पेसिफाइड सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल। तो रिब्स के बीच में जो मसल होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है बिटवीन द रिब्स, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल ये दोनों हेल्प करती है प्रेशर कम ज़्यादा करने में लंग का। तो इसमें क्या होता है, जो रिब्स के बीच में जो रिब्स और स्टर्नम होती है ये तो बाहर जाएगी इंस्पिरेशन के टाइम, और जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, और डायफ्राम नीचे की जाएगा इंस्पिरेशन के टाइम, तो अंदर आएगी। तो ये जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं रेत, वो एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। कोस्टल मतलब मेनली रिब्स में जो होती है, और इंटर मतलब दो रिब्स के बीच में मसल। इंस्पिरेशन इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस मतलब कि ये वाली जो एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बढ़ा देगा। तो ये वाली जो एक्सिस बढ़ाएगा वो डायफ्राम नीचे जाके बढ़ाएगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम फ्लैटेंड, द स्टर्नम बिकम इंक्रीज द स्टर्नम कॉजिंग इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो मेनली जो डायफ्राम है वो तो नीचे जाएगा, और जो स्टर्नम है वो आगे पीछे जाएगी, वो भी डोर्सोवेंट्रल मेनली एक्सिस बढ़ाएगी। डायफ्राम क्या करता है, मेनली ट्रांसफर्स जो डायमीटर वो बढ़ाएगा, और जो डोर्सोवेंट्रल है वो तो हमारे स्टर्नम बढ़ाएगी। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायग्राम मस्ट बी फ्लैटेंड। तो ये फ्लैट हो जाता है इंस्पिरेशन में। ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम कॉज एंड सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, वही लंग के अंदर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगी। पल्मोनरी वॉल्यूम होती है लंग के अंदर, और जो थोरेसिक कैविटी की होती है उसे कहते हैं अपन थोरेसिक वॉल्यूम। इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इससे क्या आएगा, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर कम हो जाएगा, और व्हेन फोर्सेस द
एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, मेनली लंग के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग एक्ट्स एज अ सक्शन पंप। सक्शन मतलब कि सक करना, जब बाहर से क्या होता है अंदर की तरफ सक करता है एयर। केमिकल एनर्जी इज कंज्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो केमिकल एनर्जी रिक्वायर होती है। इंस्पिरेशन रिक्वायर एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, सो इट इज एक्टिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन एक्टिव होता है, एक्सपिरेशन पैसिव होता है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। बाद में क्या आएगा, पहले तो एक्टिव प्रोसेस से क्या होगा इंस्पिरेशन, उसके बाद वो अपनी पोजीशन में चला जाएगा, रिलैक्स हो गया इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम। उससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी और पल्मोनरी वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण वापस से क्या होगा, जो प्रेशर बढ़ जाएगा लंग के अंदर और वो बाहर चली जाएगी एयर। तो थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे बड़ा था लंग था वो छोटा हो गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। This lead to increase in the intrapulmonary pressure to slight above the atmosphere, causing the expulsion of air from the lung, that is expiration। तो इससे क्या हुआ, जो अंदर था वॉल्यूम तो अपनी कम होगी और प्रेशर बढ़ गया, और जो प्रेशर बढ़ने से क्या होएगा, बाहर जो प्रेशर की कम होएगा, अंदर से बाहर चली जाएगी एयर। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन डायफ्राम बिकम डोम शेप। वापिस से डायफ्राम ऐसी शेप का हो जाएगा, डोम शेप, और एक्सटर्नल कोस्टल मसल रिलैक्स हो जाएगी। एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपिरेशन इज ए पैसिव प्रोसेस। डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आर द प्रिंसिपल मसल ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल में दो होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल होती है और डायफ्राम होती है, ये इंस्पिरेशन में काम करते हैं मेनली। और जो एब्डोमेन मसल होती है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, वो एक्सपिरेशन में काम करती है। तो एक्सपिरेशन तो पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें तो क्या होता है, जो बाहर जो एब्डोमेन मसल है वो डायफ्राम को ऊपर कर देगी, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो इन्वॉल्व होगी एक्सपिरेशन में। Human have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the 3, 2, 1, yes. Let's start। क्या होता है, मेनली ब्रीथिंग होती है एक्सचेंज ऑफ गैस।